अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। वो बड़ों का बोझ था, बड़ों को ही ढोना चाहिए था, उसके कंधे इससे नहीं झुकने चाहिए थे। वो दो बड़े शर्मसार थे इस वक्त। उसने तुमसे क्या कहा? उसने बिलाखिर हिम्मत करके सलार के उकब में खड़े होकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। बाबा, मैं आपको मरते भी नहीं देख सकता। मध्यम अल्फाज में सालार के जवाब में एक निश्तर की तरह उसे काटा था। बचपन कमाल की चीज़ है, सारी लफाजी तकलीफ़ लिहाज का पर्दा फाड़ कर दिल की यूँ बात करता है कि दिल निकाल कर रख देता है। उसने तुमसे वो कहा जो मैं नहीं कह सकी। साला ने अपने कंधों पर उसके हाथों की नरमी और उसके लफ्ज़ों की गर्मी को जैसे एक ही वक्त में महसूस किया था। मैं कुछ हफ्तों तक ऑपरेशन करवा रहा हूँ। 2 हफ्तों में यहाँ से हम वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। तुम लोगों को पाकिस्तान में छोड़कर मैं अमेरिका जाऊँगा सर्जरी के लिए। उसे मामा को मुड़कर नहीं देखा था, न उसके हाथ कंधों से हटाए थे, न उसे तसल्ली दी थी। उसे जिब्रील की तरह सीने से लिपटा कर वादा नहीं कर सकता था जो उसने जिब्रील से किया था। वो बच्चा था, वो बच्चा नहीं थी, वो बहल गया था, वो बहल नहीं सकती थी। मुझे तुम्हें एक काम सौंपना है मामा। साला ने बिलाखिर कंप्यूटर ऑफ करते हुए मामा से कहा। क्या? वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। अभी नहीं बताऊँगा, ऑपरेशन के लिए जाने से पहले बताऊँगा। साला मुझे कोई काम मत देना, कुछ भी। वो रो पड़ी। कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है। वो अब कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। वो अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। मैं कोई आसान काम नहीं करना चाहती, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, उसने सर झटकते हुए बेहद बेबसी से कहा था। वो हंस पड़ा, अजीब तसल्ली देने वाले अंदाज में उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से सोचता था बुढ़ापे में पब्लिश करूँगा। वो खामोश हुआ, फिर बोलने लगा। वो नामुकम्मल है अभी। मैं बहुत कोशिश भी करूँ तब भी उसे मुकम्मल नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे पास रखवाना चाहता हूँ। ये चारों तो भी बहुत छोटे हैं। मुझे नहीं पता ऑपरेशन का क्या नतीजा निकलेगा, मुझे ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पीछे जो कुछ हो चुका है वो मैं लिख चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम इसे इन चारों के लिए अपने पास महफूज रखो। इन जुमलों में अजीब बेरब्तगी थी। उसे खुलकर नहीं कह पा रहा था कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों के होश संभालने पर उनसे उनके बाप का तारुफ उनके बाप के लफ्ज़ों में ही करवाए। वो उससे ये भी नहीं कह सका था कि उसे ऑपरेशन में होने वाली किसी पेचीदगी के नतीजे में होने वाली दिमागी बीमारी का भी अंदेशा है। उसने जो नहीं कहा था इमामों ने वो भी सुन लिया था, बस सिर्फ सुना था। वो आने वाले वक्त के बारे में सोचना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बहुत बुरा वक्त था और बुरे वक्त से आंखें बंद करके गुजरना चाहती थी। कितने चैप्टर्स हैं इस किताब के? उसने ना चाहते हुए पूछा। 37 साल की उम्र में पहला चैप्टर लिखा था, फिर हर साल एक चैप्टर लिखता रहा हूँ। हर साल एक लिखना चाहता था। ज़िंदगी के पहले साल, फिर अगले 5, फिर उससे अगले। अभी ज़िंदगी के सिर्फ 40 साल रिकॉर्ड कर पाया हूँ। वो बात करते करते रुका। चैप्टर गिनवाए बगैर अपनी उम्र गिनवाए बैठा था। 40 के बाद भी तो ज़िंदगी है। 41, 42, 43। वो बात करते करते अटकी, रुकी, हकलाई। वो जो है उसे मैं डॉक्यूमेंट नहीं करना चाहता। तुम करना चाहती हो तो कर लेना। क्या वो इजाज़त दे रहा था? उसे जैसे कह रहा था तुम याद रखना चाहती हो तो उसे याद रख लेना। कहाँ है किताब? वो ये सब नहीं पूछना चाहती थी, फिर भी पूछती जा रही थी। उसी कंप्यूटर में है। वो कंप्यूटर ऑन करने लगा और डेस्कटॉप पर पड़े एक फ़ोल्डर को खोलकर उसने मामा को दिखाया। फ़ोल्डर के ऊपर एक नाम चमक रहा था, ताश। ताश? मामा ने रुंधी हुई आवाज़ में पूछा। नाम है मेरी ऑटोबायोग्राफी का। वो उसे देखे बगैर फ़ोल्डर खोले उसे फाइल सिखा रहा था। इंग्लिश में लिखे जाने वाले ऑटोबायोग्राफी का नाम उर्दू में रखोगे? स्टडी टेबल के कोने में टिकी उसका चेहरा देख रही थी। मेरी ज़िंदगी को इस लफ्ज़ से बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम लोगों के लिए लिखी है, तुम लोग तो समझ सकते हो ताश क्या है। उसकी तरफ देखे बगैर मध्यम अल्फाज में बोलता। सफ़ात को स्क्रॉल डाउन करता रहा। लफ्ज़ भागते जा रहे थे, फिर गायब होते जा रहे थे,
بالکل वैसे ही जैसे उसकी ज़िंदगी के साल गायब हुए थे। फिर वो आखिरी चैप्टर आखिरी सफ़े पे जाकर रुका था। आधा सफ़ा लिखा हुआ था, आधा सफ़ा खाली था। साला ने इस फोल्डर को खोलने के बाद पहली बार सर उठाकर मामा को देखा। नम आंखों के साथ वो उसे ही देख रही थी। तुम पढ़ना चाहोगी? उसने मध्यम आवाज़ से मामा से पूछा। उसने नफ़े में सर हिलाया। कंसाशा से वापसी उनकी ज़िंदगी का बेहद खुशगवार तरीन सफ़र होता अगर इस सफ़र के पीछे सालार सिकंदर की बीमारी न खड़ी होती। वो 5 साल के बाद अपने मुल्क वापस आ रहे थे, लेकिन अब आगे अंदेशों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था फिलहाल। कई सालों बाद मामा फिर से घर से बेघर हुई थी। अपनी छत से एकदम वो सालार के वालिदैन के घर आ बैठी थी। वो बेहद अच्छे लोग थे, प्यार करने वाले, एहसान करके ना जिताने वाले, पर एहसान तो था ना उनका। कंसाशा से पाकिस्तान आने से पहले उसने एक दिन चारों बच्चों को बिठाकर समझाया था, हम अब जहाँ जा रहे हैं वो हमारा घर नहीं है, वहाँ हम गेस्ट हैं और जितनी देर भी वहाँ रहना है अच्छे मेहमानों की तरह रहना है। और अच्छे मेहमान क्या करते हैं? उसने अपने बच्चों के सामने बेघरी को नया मलबूस देकर पेश करते हुए कहा था, अच्छे गेस्ट ढेरों सारी चीज़ें लाते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं, जल्दी चले जाते हैं और कोई भी काम नहीं करते, रेस्ट करते हैं। हमीद ने हस्ब आदत और हस्ब तवक्को सब पे सबकत ले जाने की कोशिश में अपने तजर्बात और मुशाहिदात की बिना पर अपना जवाब पेश करते हुए इमामा को एक ही बार में लाजवाब कर दिया। उसे हंसी आ गई। माँ को हंसते देखकर हमीद बेहद जज्बाती हो गया। हुर्रा, मैं जीत गया, उसने हवा में मुक्के लहराते हुए जैसे सही जवाब बूझ लेने का ऐलान किया। क्या इसने ठीक कहा है? अनाया को जैसे यकीन ही नहीं आया। नो, इमाम ने कहा। हमीद के चेहरे पे बेयकीनी छलकी। अच्छे मेहमान किसी को तंग नहीं करते, किसी से फरमाइश नहीं करते, किसी चीज़ में नुक्स नहीं निकालते और हर काम मेज़बान से इजाज़त लेकर करते हैं। अपने कामों का बोझ मेज़बान पर नहीं डालते, इमाम ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। ओह माय गॉड मम्मी, मैं अच्छा गेस्ट नहीं होना चाहता, मैं बस गेस्ट बनना चाहता हूँ, हमीद ने माँ की बात काटते हुए बेहद संजीदगी से कहा था। हम दादी दादा के घर जा रहे हैं और हमें वहाँ वैसे रहना है जैसे वो कंफर्टेबल हो, इन्हें तकलीफ़ या शिकायत ना हो। इमामा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ओके। अनाया, रईस और जिब्रील ने बेक वक्त माँ को इत्मीनान दिलाया। और हम अपने घर में कब जाएंगे? हमीद ने माँ को अपने आप को नज़रअंदाज करने पर बिलाखिर पूछ लिया था। जल्दी जाएंगे, उसने नज़रें मिलाए बगैर हमीद को जवाब दिया। वो मुतमईन नहीं हुआ था। जल्दी कब? वो और बेसब्रा था। बहुत जल्दी। और हमारा घर है कहाँ? हमीद ने पिछले जवाब से मुतमईन ना होते हुए अगला सवाल किया और इमाम को जैसे चुप लग गई। सवाल ठीक था, जवाब नहीं था। हम नया घर ख़रीद लेंगे। अनाया ने जैसे उसकी चुप का दिफा किया था। कहाँ? हमीद को मुकम्मल जवाब चाहिए था। जहाँ बाबा होंगे। जिब्रील ने इस बार उसकी मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की थी। और बाबा कहाँ होंगे? हमीद ने एक और मुंतकी सवाल किया और इमाम को चुभा था वो सवाल। अभी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर बाबा जहाँ जाएंगे हम लोग भी वहीं चले जाएंगे। जिब्रील ने माँ की आंखों में उमड़ आने वाली नमी को भांपा और जैसे दीवार बनने की कोशिश की। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। हमीद बिलाखिर मुतमईन हुआ। मैं बाबा के साथ रहना चाहता हूँ, उसने जैसे ऐलान करके माँ को अपनी तरजीह बताई। इमाम इन चारों से कुछ नहीं कह सकी। ये समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे इस चीज़ को समझाना जो खुद समझ में ना आ रही हो। उसने उन चारों को सोने के लिए जाने को कह दिया। खुद उसके कमरे में से निकल आई। मामी, हमीद उसके पीछे लाउंज में निकल आया। इमाम ने उसे पलट कर देखा जैसे किसी सोच में था। यस, उसने जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ, उसने माँ से कहा। क्यों? उसका चेहरा देखने लगी। क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता, उसने अपनी उलझन की वजह बताई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका सीक्रेट जानता हूँ। इमामा का दिल जैसे उछल कर हलक में आया। मैं जानता हूँ आप अपसेट हो, वो कह रहा था और जैसे ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वो अब उसके और करीब आ गया था। 6 साल की उम्र में उसकी कमर से ऊपर कद के साथ। प्लीज़ आप अपसेट ना हो। आई डोंट लाइक इट व्हेन यू क्राई। जब आप रोते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे चिमटा हुआ उससे कह रहा था। वो भूत की तरह खड़ी थी। पहले जिब्रील और अब हमीद। उसकी हर औलाद उसके साथ इस तकलीफ़ से गुजरना था क्या? तुम क्या जानते हो? वो इतना छोटा सा जुमला भी अदा नहीं कर पाई थी। उसे सिर्फ थपकने लगी।
दादा ठीक हो जाएंगे, वो अब तसल्ली देने लगा। इमामा को लगा जैसे उसे सुनने में गलती हुई है, वो शायद बाबा कह रहा है। मैंने दादा से पूछा, उसने एक बार इमामा से कहा। इस बार वो मज़ीद उलझी। किसने क्या पूछा? दादा से पूछा था, उन्होंने कहा वो ठीक हो जाएंगे। इमामा मज़ीद उलझी। दादा को क्या हुआ है? वो बगैर पूछे नहीं रह सकी। दादा को ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ, दादा को अल्जाइमर है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। इमामा का दिमाग भग से उड़ गया था। सालार को कुछ मत बताना। पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो पहला काम था वो इमामा ने यही किया था। उसने सिकंदर उस्मान से इस इंकशाफ के बारे में पूछा था जो सिकंदर उस्मान ने हमीन के ब्रेन ट्यूमर के हवाले के सवालों से किया था। उन्होंने जवाबन उसे क्या कहा? उन्होंने जवाबन उसे बताया था कि 1 महीने पहले रूटीन के एक मेडिकल चेकअप में उनकी बीमारी की तशखीस की गई थी जो इब्तदाई स्टेज पर थी, लेकिन उन्हें सबसे पहले परेशानी यही थी कहीं इमाम ने सलार से इसके मुताल्लिक़ कुछ ना जिक्र कर दिया हो। जब उसने ये बताया कि उसने सलार से अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है, उन्होंने पहली बात उससे यही कही थी, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, उसका ऑपरेशन होने वाला है, मैं अपनी बीमारी के हवाले से उसे और टेंस नहीं करूँगा। वो अब भी अपने से ज़्यादा सलार के बारे में फ़िक्रमंद थे। पापा, मैं नहीं बताऊँगी उसे, मैं ये भी नहीं चाहती कि वो परेशान हो। इमाम ने उन्हें तसल्ली दी थी। आप जानते हैं वो आपसे बहुत अटैच है, अपनी बीमारी भूल जाएंगे वो। जानता हूँ। उन्होंने एक रंजीदा मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। इस उम्र में अपनी बीमारी की फ़िक्र नहीं है मुझे, मैंने ज़िंदगी गुजार ली है अपनी, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजारी है। उसको सेहतमंद रहना चाहिए। उन्होंने आखिरी जुमला अजीब हसरत से कहा था। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसकी बीमारी खुद ले लेता, अपनी ज़िंदगी के जितने साल बाकी बचे हैं उसे दे देता। इमाम ने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। आप बस उसके लिए दुआ करें पापा, माँ बाप की दुआ में बहुत असर होता है। दुआ के अलावा और कोई काम नहीं है मुझे, मैं सोचता हूँ उसने मुझे नौउम्री और जवानी में बहुत सताया था, लेकिन जो मुझे बुढ़ापे में सता रहा है वो बात मुकम्मल नहीं कर सके, रो दिए। एक काम करें पापा, इमाम ने उनका हाथ थपकते हुए कहा। क्या? अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी उतारते हुए मामा ने उनके हाथ को खोलते हुए उनकी हथेली पे अंगूठी रख दी। इसे बेच दें। उसका चेहरा बामुश्किल देखने लगे। क्यों? उन्होंने बामुश्किल कहा। मुझे पैसों की ज़रूरत है। कितने? जितने मिल सकें। इमामा, उन्होंने कुछ कहना चाहा, इमामा ने रोक दिया। इनकार मत करें, ये काम आपके अलावा मैं किसी से नहीं करवा सकती। वो नम आँखों के साथ चुपचाप उसे देखते रहे। अपने ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में सालार सिकंदर और समर इन्वेस्टमेंट फ़ंड की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पहले ग्लोबल इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के क़याम का ऐलान कर दिया था। 5 अरब के सरमाए से कायम किया गया था ये समर इन्वेस्टमेंट फ़ंड। वो पहली ईंट थी इस मालियाती निज़ाम की जो सालार सिकंदर और उसके 5 साथी अगले 20 सालों में दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल मार्केटों में सूद पर मबनी निज़ाम के सामने ला के खड़ा करना चाहते थे। 5 अरब रुपए इस इब्तदाई टारगेट से बहुत कम रकम थी जिसके साथ वो इस फंड की बुनियाद रखना चाहते थे। अगर सालार सिकंदर की बीमारी का इंकशाफ मीडिया के ज़रिए इतने ज़ोरों शोर से ना किया जाता कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के 6 मेंबर इस फंड का आगाज़ 1 अरब डॉलर के सरमाए से दुनिया के 50 ममालिक में बेक वक्त करते, वो टारगेट मुश्किल ज़रूर था, नामुमकिन नहीं था। उनके पास 5 साल थे इसे हासिल करने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। लेकिन सालार सिकंदर की बीमारी ने जैसे पहले ही कदम पर उनकी कमर तोड़ दी थी। इसके बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं टूटा था। वो इकट्ठे रहे थे, जुड़े रहे थे, क्योंकि इन 6 में से कोई शख्स भी ये कारोबार के तौर पे नहीं कर रहा था। वो एक अंधी खाई में कूदने के मुजाहिदाना जज्बे से कर रहे थे। लेट 30s में इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक 6 के 6 अफराद एक दूसरे को ज़ाती तौर पे अच्छी तरह जानते थे, एक दूसरे की नीयत को भी, एक दूसरे की हैसियत को भी, एक दूसरे की शोहरत भी। सालार सिकंदर, आमिर करीम, मूसा बिन राफ़े, अबू ज़र सलीम, अली अकमल और राकिन मसूद पर मुश्तमिल SIF का बोर्ड ऑफ गवर्नर दुनिया के बेहतरीन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में गर्दाना जा सकता था। वो 6 के 6 अफराद अपने अपनी फील्ड का पावर हाउस थे। वो 6 मुख्तलिफ शोबों की महारत, सलाहियत और तजर्बे को SIF के प्लेटफॉर्म पर ले आए थे। वो 6 मुख्तलिफ शोबों की महारत, सलाहियत और तजर्बे को SIF के प्लेटफॉर्म पर ले आए थे और अर्ली 40s में होने के बावजूद 15 से 20 साल की तजर्बे, साख और अपनी कामयाबियों के साथ वो दुनिया की कम उम्र तरीन और काबिल तरीन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से एक थे। आमिर करीम
ایک امریکن مسلم تھا جس کی ماں ملیشین اور باپ ایک عرب تھا، لیکن وہ دونوں ہی امریکہ میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے تھے۔ عامر کلیم ایک فائنینشیل کنسلٹنٹ فرم کا مالک تھا اور امریکہ کی 150 سے زیادہ فائنینشیل اداروں کی کنسلٹنسی کر رہا تھا۔ وہ دنیا کے بہترین 10 انویسٹمنٹ گروز میں تیسرے نمبر پر براجمان تھا اور فوربس اس کی لسٹ میں شامل تھا، جس میں اس کے اگلے 10 سال کے ممکنہ ارب پتی پروفیشنلز کے نام دیے گئے تھے۔ عامر کلیم بورڈ آف گورنرز کا سب سے زیادہ مذہبی اور بعمل مسلمان تھا۔ یہ اعزاز اسے بقیہ بورڈ ممبر سے اجتماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشا گیا تھا، جس پر عامر کلیم مطمئن تھا لیکن خوش نہیں تھا۔ سالار اسے ییل کے دنوں سے جانتا تھا۔ وہ اور عامر ان 5 افراد کے گروپ میں تھے جن کا ہر چیز میں مقابلہ رہتا تھا۔ سالار سب سے پہلے جی پی کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجود چند سبجیکٹ میں کسی سے پیچھے رہا تھا، وہ عامر کلیم ہی تھا۔ موسیٰ بن رافع مسقط اور عمان کے 2 شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے ملک میں اقتدار پر براجمان، خاندان سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے سے امریکہ میں تھا۔ اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ 26 سال کی عمر میں اپنے باپ کی حادثاتی موت کے بعد موسیٰ کو اپنی ذاتی شپنگ کمپنی ورثے میں ملی تھی جو اس کے باپ کی ملکیت تھی۔ وہ ایک اوسط درجے کی شپنگ کمپنی کو موسیٰ اگلے 15 سالوں میں ایک چوٹی کی شپنگ لائن بنا چکا تھا۔ اس کمپنی کی اب کنٹریکٹ عالمی شپنگ کمپنی سے بھی زیادہ تیز رفتار اور بہترین کمپنی مانی جاتی تھی۔ سالار اور وہ کولمبیا میں آپس میں ملے تھے اور پھر ان کا ہمیشہ رابطہ رہا تھا۔ سالار سکندر سٹی بینک میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بہت سارے اثاثوں کو ایک انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر دیکھتا رہا تھا۔ ابو ذر سلیم ایک امریکن افریقی تھا اور ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی کا مالک تھا۔ وہ افریقہ میں فارماسیوٹیکل کنگ مانا جاتا تھا کیونکہ امریکہ بیسڈ اس کی کمپنی افریقہ کے مختلف ممالک میں فارماسیوٹیکل سپلائز میں پہلے نمبر پر تھی۔ سالار کے بعد وہ بورڈ آف گورنرز کا دوسرا ممبر تھا، جو افریقہ سے اتنا گہرا تعلق اور مسلسل آنے جانے کی وجہ سے ساری افریقی زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا۔ بورڈ آف گورنرز اسے ابو ذر سلیم نہیں کہتے تھے، حاتم طائی کہتے تھے۔ وہ بلا شبہ اس بورڈ کا سب سے فراخ دل ممبر تھا۔ اس کی کمپنی اپنے خالص سالانہ منافع کا چوتھائی حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اداروں میں کام کرنے میں صرف کرتی تھی۔ سالار اور ابو ذر نہ صرف یونیورسٹی میں پڑھتے رہے تھے بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ایک انٹرنشپ بھی اکٹھے کی تھی۔ علی اکمل ایک ہندوستانی نژاد امریکن تھا جو ٹیلی کمیونیکیشنز کی کمپنی چلا رہا تھا۔ ٹیلی کام سیکٹر میں اس کی کمپنی تیزی سے پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز میں شمار ہونے لگی تھی۔ سب سے تیز رفتار ترقی کا تاج بھی اسی کمپنی کے سر تھا۔ علی اکمل خود ایک ٹیلی کام انجینئر تھا۔ وہ اور سالار دونوں ایک دوسرے کو ییلز کے دنوں میں ہونے والے کچھ مباحثوں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھر یہ تعارف ایک دوستی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ راکن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا۔ وہ ایک مینجمنٹ کمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک بڑا حصہ راکن کے کلائنٹل میں شامل تھا۔ یورپ میں بہت سارے خاندان اور ہالی ووڈ کے بہت امیر شخصیات بھی ان میں شامل تھے۔ راکن کو سالار پاکستان سے ہی جانتا تھا۔ اگرچہ وہ شروع میں دوست نہیں تھے لیکن ان کے خاندانوں میں آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ اس طرح راکن میں فائنانس میں ڈاکٹریٹ تھا اور سود سے پاک نظام کا سب سے زیادہ پرعزم اور قولی اور عملی سپورٹر تھا۔ 6 افراد پر مشتمل وہ گروپ 5 ارب روپے کا وہ سرمایہ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اگلے 17 ملکوں میں 5 ارب روپے کے اس سرمایہ کو سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع بخش بنا سکے تو اگلے 3 سالوں میں 50 ملک اور $1 ارب کا ٹارگٹ ناممکنات میں سے نہیں تھا۔